Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about emergence of new kings and kingdoms during early medieval period. So learning objective, emergence of new kingdom and dynasty, and the Palas, the Rashtrakutas and administration of regional kingdom, and Muhammad Gauri, the Rajput, the Gurjar Pratihars and the Triparti struggle, and Mahmud of Ghazni. Then we have in northern India after the Gupta age many small kingdoms had emerged. तो गुप्ता पीरियड के बाद बहुत सारे किंगडम्स बनने लगे. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन AD 647 हीज एम्पायर ब्रोक अप इनटू नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स. तो हर्षा की डेथ के बाद जो उनका एम्पायर था वो छोटे छोटे किंगडम्स में बंटने लगा. इन द पीरियड बिटवीन AD 750 to 1000 3 dynasties came into prominence in the northern and Deccan parts of India, the Gurjara and Pratiharas and the Palas and the Rashtrakutas. ठीक है, तो ये जो बन के आए पीरियड ऑफ फ्रॉम 750 to 1000 में तीन डायनेस्टी उभर के आई, जिसमें थे गुर्जारा प्रतिहारा एंड द पालस एंड द राष्ट्रकूटस. दे कंटिन्यूसली फॉट एंड ट्राई टू गेन ओवर कंट्रोल ओवर ईच अदर टेरिटरीज बट नन ऑफ देम सक्सीड. तो ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे कि हम तुम्हें अपना नदी बना लेंगे, हम तुम्हें बना लेंगे, पर कभी सक्सीड नहीं हुए. अराउंड the end of the 10th century AD, the power of these kingdom declined simultaneously. तो क्या हुआ, लड़ते 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 एक दिन क्या होगा, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लोग नहीं बचेंगे, आपके पास जो लड़ने फाइटिंग करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज चाहिए वो खत्म हो जाएंगे. तो एक दिन इनकी पावर बिल्कुल खत्म हो गई एक साथ. मोस्ट ऑफ दीज एरियाज वर कंट्रोल बाय राजपूत. तो ये सारा एरिया राजपूत ने कंट्रोल कर लिया. द राजपूत रूलर्स वर नॉट ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद ईच अदर. तुर्किश इन्वेडर्स बेनिफिट फ्रॉम देयर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो जो राजपूत रूलर थे उनके आपस में ना कोई भी फ्रेंडली नेचर नहीं रखते थे. ठीक है, वो भी आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे. तो तुर्किश इन्वेडर ने इस कॉन्फ्लिक्ट का उठाया फ़ायदा और अल्टीमेटली शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली. और फिर दिल्ली सल्तनत में आ गए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. In South India, the Cholas started emerging again as a great power from around 8th century AD. और साउथ इंडिया में चोलाज ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग किया. दे डिफीटेड द पल्लवास किंग एंड अदर लोकल रूलर. उन्होंने पल्लवास किंग को हराया और जो छोटे मोटे और रूलर्स थे उनको भी हराया. दे रूल्ड मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया टिल 12th century AD. और ऑलमोस्ट 8th century से 12th century तक उन्होंने पूरे साउथ इंडिया में किया राज. एमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम्स एंड डायनेस्टीज. इन 7th century इंडिया सॉ अ राइज ऑफ वेरियस रीजनल पावर. 7th century में बहुत सारे पावर छोटे छोटे किंगडम होने लगे. सम ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द किंगडम. देन कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और जो चीफ वॉरियर्स थे, उन्होंने किंगडम्स को अच्छा पैसा दिया, अच्छा उनको लाभ कराया. ठीक है, द किंग एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट्स एंड समंतास. तो किंग ने उनको अपने सबऑर्डिनेट्स बना दिया. ठीक है, अपने मंत्री बना लिया, अपने समंत बना लिया. ठीक है, दीज समंतस कलेक्टेड टैक्स एंड कंट्रोल रीजन्स. तो उन्होंने क्या करते समंतास तो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते और रीजन को कंट्रोल करते. दे ब्रॉट गिफ्ट एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू देयर किंग्स. वो उनको गिफ्ट भी मिलते थे राजा से और मिलिट्री सपोर्ट भी मिलता था. एज दीज समंतास गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज महासमंतास. फिर जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ने लगी, इन्होंने अपने आप को महासमंतास डिक्लेयर किया. महामंडलेश्वरस एंड समटाइम्स एज इंडिपेंडेंट रूलर. ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को महामंडलेश्वरस बोला, महासमंता बोला या फिर बोला इंडिपेंडेंट रूलर. फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रकूट इन डेक्कन वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चौलक्या और टू कर्नाटका. तो जो राष्ट्रकूट थे वो चौलक्यास, जो कर्नाटका में थे चौलक्यास, उनके द्वारा वो सबऑर्डिनेट किए जाते थे. एट टाइम्स मैन यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स टू एस्टेब्लिश किंगडम. और उस टाइम पे वो अपने अपने जो मिलिट्री स्किल्स थी किंगडम सेटअप करने में वो हेल्प करते थे. फॉर एग्जाम्पल, कदम्बा मयूर आश्रमन एंड द गुजार प्रतिहारा हरिचंद्र वर इनिशियली ब्राह्मण्स. ये थे ब्राह्मण्स एंड दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड एस्टेब्लिश किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो इन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे वो दे दिए, गेव अप कर दिए एंड ये चले गए कहाँ, कर्नाटका और राजस्थान में ये इन्होंने अपने किंगडम सेटअप किए. दीज किंगडम्स वर नॉट एज वास्ट एज द एम्पायर क्रिएटेड बाय मौर्यंस एंड गुप्ता एंड दे वर इन्वॉल्व इन कॉन्स्टेंट वॉरफेयर.
ठीक है। तो ये किंगडम छोटे छोटे ही होते हैं, ये मौर्यन डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी जो जितने बड़े नहीं थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ दिस पीरियड वर राजपूत, पालाज, गुर्जारा प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट एंड चोलास। तो ये कुछ यहाँ की सबसे जो फेमस इस टाइम की डायनेस्टीज थी वो हैं। द राजपूत आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनर एंड प्रेस्टीज इन इंडियन हिस्ट्री। तो राजपूत जाने जाते हैं अपने ब्रेवरी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए, ठीक है। द राजपूत आर द वॉरियर्स हु क्लेम टू बिलोंग द क्षत्रिय कास्ट। तो ये होते हैं लड़ाई करने वाले वॉरियर्स जो क्षत्रिय कास्ट से आते हैं। Clans claiming to be Rajput were spread out over north and northwest western India. Then we have some of the famous Rajput dynasty which ruled during this period were Gahadawalas of Kannauj and Paramaras of Malwa, Chandels of Khujraho and Chauhans of Ajmer. Then Kalachuris of Tripura and Chalukyas of Gujarat and Tomars of Delhi. The Chauhans ruled over the region around दिल्ली एंड अजमेर। सो पृथ्वीराज चौहान थे दिल्ली के राजा उस टाइम पे 1166 टू 1192 तक, वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा जो महान रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। He ascended the throne of Ajmer at the age of 14 and made many conquests। और उन्होंने अजमेर को 14 साल की उम्र में जीत लिया था, 14 ईयर्स की में, और फिर वहाँ पे बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए। He conquered many small state of राजस्थान एंड बुंदेलखंड। मतलब उन्होंने बुंदेलखंड और राजस्थान के जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको जीतकर अपने में मिला लिया, ठीक है, मतलब अपनी टेरिटरी बढ़ा ली। His achievements and exploits have been described by his court poet चंद्र बारदई in his famous book पृथ्वीराज रासो। तो उनके जितनी भी अचीवमेंट्स थी वो उनकी जो कोर्ट पोएट थे चंद्र बरदोई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में लिखी हैं। इन AD 1191 ही डिफीटेड द अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन के पहली लड़ाई में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई इन AD 1192 ही लॉस्ट टू मोहम्मद गौरी। लेकिन जब सेकेंड बैटल हुआ तो वो हार गए। देयर वर मैनी फेमस राजपूत किंगडम ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में और भी कई फेमस राजपूत किंगडम थे। दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर फॉर सुपरमेसी। तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है, कि मैं सुपर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। देन दीज बैटल मेड देम वीक, और इससे वो वीक होते चले गए। दैट इज़ वाई दे कुड नादर डिफेंड देमसेल्फ इंडिविजुअली और यूनाइट अगेंस्ट द तुर्किश इन्वेशन। तो इसलिए ना तो वो अपने आप को बचा सके और ना ही तुर्किश इन्वेशन जब होने लगा, तुर्किश जो ये मुस्लिम मुगल्स थे ये फैलने लगे और मोहम्मद गौरी जब अपने एक्सपेंड करने लगा तो उसके खिलाफ भी नहीं कुछ कर पाए। The Palas were an important and powerful dynasty in Eastern India which was founded by Gopala। तो गोपाला के द्वारा फाउंड की गई जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी, पावरफुल डायनेस्टी थी, वो थी पालास। He was founded by Gopala and he was elected as a king by the nobles because the previous ruler had died issueless। तो उनको इलेक्ट किया गया। ही वॉज इलेक्टेड एज किंग बाय नॉबल्स। जो उनके दरबार के जो कोर्ट के जो नॉबल्स थे, बड़े लोग थे, उन्होंने उसको इलेक्ट करके राजा बनाया, क्योंकि जो पहले राजा थे वो इशूलेस ही मर गए थे, मतलब उन अचानक से उनकी डेथ हो गई थी। देन हीज कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। धर्मपाला एंड देवपाला वर द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। उनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र जो अब पटना है, और धर्मपाला और देवपाला इनके फेमस रूलर डायनेस्टी थे। Then they extended their consolidated the Pala Empire। They ruled over Bihar, Bengal and parts of Odisha and Assam with many ups and downs for over 4 centuries। तो इन्होंने बिहार, बंगाल, पार्ट ऑफ उड़ीसा, असम में काफ़ी 4 सेंचुरीज तक विद अप एंड डाउन इन्होंने राज किया। देन यू कैन सी द गोल्ड कॉइन्स ऑफ धर्मपाला। गोल्ड कॉइन्स है वहाँ के। देन द पालास वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन। इनका जो रिलीजन था वो उसका एक अच्छा पैटर्न्स था। देन धर्मपाला फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला। विक्रमशिला में इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बनाया, ढूंढा। देन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी became second only to Nalanda University is in fame as center of higher learning। मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो सेकंड बनी हायर लर्निंग में, फर्स्ट थी कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग द पाला रेन
द फेम ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नालंदा ऋण के पाला लोगों के जो राज्य चल रहा था उसके दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हुई। देन वी हैव गुर्जारा प्रतिहारा। द गुर्जारा प्रतिहारा रूल्ड ओवर द वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ अपर गंगेटिक वैली। तो इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया और गंगेटिक वैली जो गंगा के आसपास का जगह है, वैली है, वहाँ पे इन्होंने रूल किया। द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज हरिचंद्र, और इसके जो राजा थे वो थे हरिचंद्र। इन AD 725 द गुर्जारा प्रतिहारा रोज टू पावर इन द रीजन ऑफ अवंती एंड राजस्थान एंड गुजरात अंडर नागाभट्टा वन। तो इन्होंने अपनी जो पावर थी उसको फैलाया, ठीक है, और ये थे कहाँ तक फैलाया, अवंती तक, राजस्थान में, और गुजरात में नागाभट्टा वन तक। ही रूल्ड फ्रॉम AD 725 to 750। इन AD 738 ही डिफीटेड द अरब मुस्लिम ऑफ सिंध एंड पुश्ड देम बैक। तो इन्होंने राज किया 725 से 750 तक, ठीक है, और इन्होंने 738 में अरब मुस्लिम्स को ऑफ सिंध को हराया। भोजा वन, मिहिर भोजा वॉज अ मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस पाला डायनेस्टी के जो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर थे वो थे भोजा वन। ही रूल्ड ओवर फ्रॉम 386 to 385। ही इज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा। इनका एम्पायर कश्मीर से नर्मदा तक था, फ्रॉम गुजरात टू बंगाल, और गुजरात से बंगाल तक। ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट कैपिटल। इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया और अपनी राजधानी बना दिया। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदि वराह। तो ये भगवान विष्णु को बहुत मानते थे और इन्होंने टाइटल अपना जो लिखा था आदि वराह। द लास्ट प्रतिहारा रूलर वॉज राज्यपाला। जो लास्ट प्रतिहारा रूलर्स थे उनका नाम था राज्यपाला। ही वॉज अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी in AD 1018। in this way the Pratihara dynasty came to an end। तो जो लास्ट रूलर थे वो थे इनके राज्यपाला, और लास्ट में इनको मोहम्मद गजनी ने अटैक करके हरा दिया था। तो इस तरह से प्रतिहारा डायनेस्टी का हुआ एंड। Then the Pratihara rulers were great patrons of art and craft, learning and literature। इन ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट में माहिर थे। एंड दे बिल्ट मैग्निफिशेंट टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ कन्नौज। तो इन्होंने कन्नौज में बहुत सारे मंदिर और बिल्डिंग्स बनवाई। Then we have the Rashtrakutas। The Rashtrakutas were a powerful dynasty of the Deccan region। Deccan region में थे दक्षिण भारत में। They were initially subordinate to the Chalukyas of Karnataka। तो ये सब ऑर्डिनेट किए जाते थे चालुक्यास के द्वारा। इन AD 753 दंती दुर्गा a Rashtrakuta chief declared independence from this his Chalukyan overlord। तो 753 में दंती दुर्गा जो थे उन्होंने राष्ट्रकूटा चीफ डिक्लेयर इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया राष्ट्रकूट चीफ को फ्रॉम हिज चालुक्यन ओवरलोड। अपने हमारे चालुक्य डायनेस्टी से उनको फ्री इंडिपेंडेंट उनको घोषित कर दिया। ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा द गोल्डन वॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स टू बिकेम अ क्षत्रिय किंग। तो उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भा द गोल्डन वॉर्म, और ये था ब्राह्मण्स की हेल्प से उन्होंने एक क्षत्रिय किंग बनने के लिए। इन दिस वे दंतीवरम ऑल्सो नोन एज द दंती दुर्गा बिकेम द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इसलिए दंतीवरम दंती दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, और वो इसके फाउंडर थे, इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। हिज कैपिटल वॉज एट मान्यखेता और मलखेद नियर मॉडर्न शोलापुर इन महाराष्ट्र। तो इनकी जो कैपिटल थी वो मान्यखेता या मलखेद थी, जो अब महाराष्ट्र में शोलापुर बोलते हैं जिसे। गोविंदा 3 AD फ्रॉम 793 to 814। अमोघ वर्षा AD 814 to 878 एंड कृष्णा 3 AD 934 to 963 आर सम ऑफ द वेल नोन Rashtrakutas rulers। देन Rashtrakutas were overthrown in AD 973 by चालुक्य नोबल तैलापा और तैला। तो राष्ट्रकूटा को थ्रोन दिया गया, ओवरथ्रोन इन 1973 में चालुक्य नोबल्स के द्वारा। देन नेक्स्ट वी हैव इज राष्ट्रकूटा रूलर्स पैटर्नाइज सेविज्म वैष्णविज्म जैनिज्म बुद्धिज्म एंड इस्लाम। तो राष्ट्रकूटा जो रूलर्स थे वो सेविज्म के भी करते थे, यानी शिव भगवान को भी मानते थे, विष्णु भगवान को भी मानते थे, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को और इस्लाम को भी मानते थे। देन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दे गेव इक्वल पैटर्नेज टू संस्कृत। उन्होंने लिटरेचर के फील्ड में संस्कृत को भी पैटर्न दिया एंड प्रकृत एंड कन्नड़ लैंग्वेज। एंड द कैलाश टेम्पल एट इल्लोरा बिल्ट by Krishna I in 9th century AD is an unprivileged
and magnificent piece of art. Then we have fact check. The new dynasties performed a ritual called हिरण्यगर्भा to gain acceptance. मतलब जो न्यू डायनेस्टीज थी वो हिरण्यगर्भा बनाती थी कि हमें एक्सेप्ट किया जाए. हिरण्यगर्भा लिटरली मीन्स द गोल्डन वॉर्म, इसका मतलब है गोल्डन वॉर्म. एंड दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स के हेल्प से ये किया जाता था. इट वॉज thought that the sacrifice would lead to the rebirth of the person sacrificer as a kshatriya. तो ऐसा माना जाता था कि सेक्रीफाइस करने से हमारा रीबर्थ होगा, ठीक है. एंड इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, ठीक है, और नॉट वन बाय बर्थ. तो मतलब ऐसा नहीं है कि बर्थ से ही वो एक है, मतलब वो क्षत्रिय बन जाएगा, वॉरियर बनेगा, तो उससे मरने के बाद ही उसका नया जन्म होगा. देन tripartite struggle. The ruler belonging to Gujara Patihara, Pala and Rashtrakuta dynasty often fought for control over the Kannauj is referred to as tripartite struggle. तो जो गुर्जरा पतिहारा थे, राष्ट्रकूटा थे और पाला थे, वो आपस में लड़ते रहते थे कि हमें चाहिए कन्नौज पे, हमें चाहिए जीत. कन्नौज वॉज देन अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी. कन्नौज को सॉवरेनिटी, एकता का प्रतीक माना जाता था. इट वॉज वेल सिचुएटेड इन द नर्दर्न प्लेन्स देयरफॉर, और वहाँ पे नर्दर्न प्लेन्स में ये सिचुएटेड था. Whoever captured कन्नौज had controlled over the गंगा वैली, ठीक है. तो जो कन्नौज को जीतेगा उसका गंगा के ऊपर भी, गंगा वैली पे भी उसका वो कंट्रोल हो जाएगा. These three kingdoms were almost equal in strength, so the victory of one king over the other did not last very long. क्योंकि ये तीनों ही डायनेस्टी जो थी, तीनों ही जो किंगडम्स थे, ये बिल्कुल इक्वल थे. तो इसलिए एक दूसरे को जीत लेगा, फिर दूसरा उस पर वापस से हमला कर देगा, फिर वो हार जाएगा. तो इस तरह से इनका चलता रहता था. दिस किंगडम वर सो बिजी फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स दे डिड नॉट रियलाइज हाउ वीक दे हैड ऑल बिकम. एंड अराउंड द एंड ऑफ 10th century AD दीज पावर्स डिक्लाइन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली. तो ये इतना लड़ने में बिजी थे, इतना लड़ने में बिजी थे कि इनको पता ही नहीं चला कि हम ये कब वीक हो गए. और फिर धीरे धीरे जो मुगल्स थे उन्होंने आके हमला कर दिया. Administration of the regional kingdoms. The king of these kingdoms had supreme power. तो ये जो kings थे इन kingdoms के, इनके पास बहुत अच्छी power थी. They adopted great titles like महाराजा, अधिराज, king of kings and त्रिभुवन, चक्रवर्तीन एंड लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स. तो इनको इस तरह के टाइटल दिए गए थे, लाइक महाराजा अधिराज, ठीक है, और त्रिभुवन, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है. द किंग्स ऑल्सो शेयर्ड पावर विद देयर समंताज एज वेल एज देयर एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स. तो किंग जो थे अपने समंता के साथ भी अपने पावर शेयर करते थे, और जो पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनके साथ भी शेयर करते थे. High posts in the army were filled by people from influential families and the close relatives of the king. The position were often hereditary. तो ये हाई पोस्ट होती थी आर्मी में, जो इनके इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होते थे ना, राजा की जो अच्छी फैमिली से जिससे बॉन्डिंग है, तो उनको ये हाई पोस्ट देते थे अपनी आर्मी में, ठीक है. और इनकी जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, यानी सेनापति का बेटा भी सेनापति बन जाएगा, राजा का बेटा राजा बन जाएगा. तो इनकी जो पोजीशन होती थी वो भी हेरिडिटरी होती थी. इकोनॉमी. टैक्सेस वर द मेन सोर्स ऑफ रिवर्स ऑफ द किंग. तो रिजर्व ऑफ द किंग. तो इनके जो मेन जो इनकम सोर्स होता था वो होता था टैक्सेस. द प्रोड्यूसर्स लाइक पीजेंट्स, आर्टिसंस, कैटल कीपर्स हैड टू सरेंडर सम पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स. तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो मनी लेंडर है तो वो मनी देगा, ठीक है, कोई फार्मर है तो वो अपनी क्रॉप देगा, कोई हर्डिंग करता है तो अपने चाहे जानवरों को दे टैक्स के रूप में, सबको टैक्स देना था. Sometimes a part of the produce was claimed as rent because land was the property of a lord. ठीक है. तो जो प्रोडक्शन, कभी कभार क्या होता था कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसको जो उसमें से टैक्स देना है किसी को, ठीक है, तो वो भी रेंट पे लिया जाता था, रेंट पे, क्योंकि ज़मीन अपनी नहीं है, ज़मीन है लैंड लॉर्ड की, ठीक है. रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू लिया जाता था. देर वॉज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड अक्रॉस द सीज एंड द फ्रंटियर्स ऑफ द किंगडम्स. तो बहुत दूर दूर तक समुद्री जो है कारभार चलता था. दस रेवेन्यू कलेक्शन वॉज ब्रॉड बेस्ड. तो जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था. जनरली people from influential families and close relatives of the king collected revenue for the king. तो जो अच्छी फैमिलीज थी, जो राजा के पास थे, उनके करीबी थे, वही ये सब काम करते थे. These positions were often hereditary and in this kingdom
income from revenue was used to finance the king's establishment, to construct temples and forts and to fight wars. तो ये जो इनकम थी इससे रेवेन्यू किए जाते थे किंग्स का इस्टेब्लिशमेंट में, और टेम्पल्स को रिफॉर्म किया जाता था, है ना, और लड़ाई में भी ये पैसा यूज़ किया जाता था. द किंग फॉट वॉर एज इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द वॉर वुड लीड to the acquisition of wealth in the form of gold, jewelry and access to land and trade routes. तो किंग लड़ाई लड़ता था कि हम एक्वाइज कर लेंगे, उसकी पावर को हम एक्वाइज कर लेंगे, क्या, गोल्ड को, ज्वेलरी को, लैंड को, ट्रेड रूट्स को, ठीक है, इस हम उसको एक्वायर कर लेंगे. देन प्रशस्तीज वर ऑफन रिटन इन प्रेज ऑफ द किंग. प्रशस्ति से लिखी जाती थी राजा को प्रेज करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए. दे मैंशन द किंग एज वेलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स एक्सेट्रा. वो लिखते थे कि हमारा राजा तो विक्टोरियस है, जीतता है हमेशा, मतलब उनको प्रेज करने के लिए लिखी जाती थी. दे डिस्क्राइब द किंग अचीवमेंट. किंग के अचीवमेंट बताते थे. दीज प्रशस्तीज वर कंपोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मण्स. ठीक है, तो ये जो कंपोज की जाती थी ये ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी. इन कॉन्ट्रास्ट टू द राइटर्स of Prashastis, a 12th century author named Kalhana was often critical about rulers and their policies. तो इसी कॉन्ट्रास्ट में राइटर ऑफ प्रशस्तीज 12th सेंचुरी में जिनका नाम था कल्हाना वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. तो वो क्रिटिकल थे, थोड़े अलग थे रूलर्स और उनकी पॉलिसीज को लेकर. ही कंपोज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम दैट कंटेन अ हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर. उन्होंने किंग ऑफ कश्मीर के लिए एक लंबी संस्कृत पोएम लिखी. ठीक है. Then he took up the help of a variety of sources such as inscription, documents, earlier historian and eyewitnesses accounts. तो उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, वो वही लिखते थे जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन में पढ़ा या लोगों ने जो देखा वही उन्होंने लिखा. King often rewarded Brahmins to grants of lord. तो किंग राजा जो थे वो ब्राह्मण्स को क्या देते थे, लैंड दे देते थे, ज़मीन दे दी खुश होके. द ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स. अब किसको क्या दिया ये भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी था कि किसको कब क्या दिया, तो वो भी लिखा जाता था, है ना, कॉपर प्लेट्स पे. दीज रिकॉर्डेड प्लेट्स वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. और ये जो कॉपर प्लेट लिख के उसी को दे दिया जिसको लैंड दी गई है. A person who received the land could collect taxes from it. जिसको वो ज़मीन दी गई है वो उसी ज़मीन पे होने वाला टैक्स वही रिसीव करेगा. A set of copper plates recording a grant of land partially in Sanskrit and partially in तमिल. तो जो सेट ऑफ कॉपर था जो कि प्लेट्स पे लिखा जाता था वो लिखा जाता था किस में, या तो संस्कृत में या फिर तमिल में, मतलब थोड़ा संस्कृत में लिख दिया, थोड़ा तमिल में लिख दिया. द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट. ठीक है, और उस पर जो रिंग होती थी ना वो ये बताती थी, उस पर रॉयल सील लगी होती थी, राजा की सील लगी होती थी कि ये बताएगी कि हाँ भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक है. Then Mahmud of Ghazni. Sultan Mahmud of Ghazni from Afghanistan ruled from AD 97 to 1030. He extended his control over part of Central Asia. तो महमूद अफ गजनी ने जो अफगानिस्तान से आया था उन्होंने 997 से 1030 तक रूल किया. सेंट्रल एशिया तक अपने आप को एक्सटेंड किया. एंड ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, ईरान तक उसने अपने आप को एक्सटेंड किया. इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेल्थ एंड बिल्ड अ लार्ज आर्मी ही रेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स बिटवीन AD 1000 to 1027. तो उसने मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीतने के लिए उसने कितनी बार, 17 बार, 17 टाइम्स उसने हमारे पर मतलब इंडिया पे हमला किया. ठीक है, AD 1000 से AD 27 तक 27 सालों तक उसने लगातार 17 बार हमला किया. ही मेनली अटैक द टेम्पल टाउन्स इन नॉर्दर्न इंडिया सच एज मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, नागरकोट एंड सोमनाथ. तो उसने क्या टेम्पल टाउन्स होते थे ना वहाँ पे, जहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा उसने अटैक किया, लाइक मथुरा पे, कन्नौज पे, है ना, यहाँ पे ज़्यादा किया, सोमनाथ पे. दिस वॉज बिकॉज ही हैड हर्ड दैट देयर वॉज लॉट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी केप्ट इन द बिग टेम्पल्स ऑफ इंडिया. क्योंकि उसको ऐसा लगता था, उसने ऐसा सुना था कि जो टेम्पल्स हैं इंडिया के उसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ है. डिस्ट्रॉइंग मैनी टेम्पल्स इन द प्रोसेस. उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े, अलॉन्ग विद वेल्थ, उनको ख़राब कर दिया. ही ऑल्सो कैरिड अवे लर्न मैन एंड स्किल्ड आर्टिस्ट. तो वो क्या था, सीखे से आर्टिस्ट लेके आता था अपने साथ. ही यूज्ड दिस वेल्थ एंड स्किल ऑफ दिस आर्टिसन टू बिल्ड प्लेसेस, पैलेसेस, मॉस्क एंड कॉलेजेस इन गजनी.
तो इसने ये जो प्लेसेस थे ना, जो मंदिर थे जो तोड़े, उनको किस चीज़ में बदल दिया, उसको मस्जिदों में बदल दिया, ठीक है, और उसको पैलेसेस वहाँ पे महल बनवा दिए और कॉलेजेस बनवा दिए ऑफ गजनी, कॉलेजेस ऑफ गजनी बना दिए। ही डाइड इन AD 1030, हिज एम्पायर कोलैप्स सून आफ्टर हिज डेथ, तो उसकी मौत हुई 1030 में और उसका जो एम्पायर था उसकी मौत के बाद कोलैप्स कर दिया गया। हीज अटैक्स रिजल्टेड इन तुस बिकमिंग अवेयर ऑफ द वे टू एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो उसने मतलब उसकी डेथ ने तुर्किश को बताया कि रास्ता बता दिया कि कैसे इंडिया में एंटर करना है, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी वॉज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ इट्स पीपल। तो महमूद गजनी को जानने में बड़ा इंटरेस्ट था कि इंडिया क्या है और यहाँ के लोग कैसे हैं। सो इन वन ऑफ हीज कैंपेन्स महमूद वॉज accompanied by a great Persian scholar अल बरूनी। तो उसके एक कैंपेन में वो अल बरूनी से मिला, पर्शियन स्कॉलर जो थे अल बरूनी, उससे मिला। अल बरूनी लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स इन इंडिया, और अल बरूनी बहुत सालों तक इंडिया में रहे थे। लर्न संस्कृत एंड रॉट एन एक्सीलेंट बुक ऑन इंडिया नेम्ड किताबुल हिंद। तो उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की, संस्कृत में बहुत चीज़ें सीखी और एक बहुत अच्छी किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद, विच सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसको सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। देन वी हैव मोहम्मद गौरी, सुल्तान सिहाब उद्दीन मोहम्मद गौरी वॉज अ रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन अफगानिस्तान। तो मोहम्मद गौरी जो थे वो अफगानिस्तान में एक छोटे से किंगडम के मालिक थे, राजा थे। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट just for plunders its wealth but also to establish his rule over India। तो वो इंडिया आए ऐसा नहीं कि अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए, उसको भी इंडिया में राज करना था। पृथ्वीराज चौहान वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उसके कंटेम्प्रेरी थे। इन AD 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन के फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। इन दिस बैटल गौरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विद ब्लीडिंग वाउंड्स। तो इस बैटल में जो मोहम्मद गौरी था वो भागता हुआ चला गया, बैटल ग्राउंड से भागता हुआ चला गया क्योंकि उसको बहुत सारे घाव लग गए थे। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर इन AD 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। फिर तराइन के सेकेंड बैटल में उसने नेक्स्ट ईयर ही पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वी वॉज कैप्चर्ड एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड, उसको पकड़ के और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। दिस डिफीट इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ से इंडियन हिस्ट्री एकदम टर्न ले गई। दिस इज बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ से आया इंडिया में तुर्किश रूल और स्लेव डायनेस्टी, बंधक बनाने वाली डायनेस्टी यहाँ पे आई। इन AD 1206 मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड। 1206 में मोहम्मद गौरी का मर्डर हो गया। हिज टेरिटरी इन नदर्न इंडिया वॉज लेफ्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और जो उसका टेरिटरी थी वो किसने अब कंट्रोल में आ गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आ गई। देन वी हैव द चोलाज। इन द एंशिएंट पीरियड द चोलाज फ्रॉम उदयपुर इन तमिलनाडु, चोलाज कहाँ थे, तमिलनाडु में, were one of the important ruling clans in South India। South India के important rulers रहे। There was a decline in their power with the rise of clans like Pallavas and Chaulukyas। जब वहाँ पे पल्लवाज और चौलक्या उभरने लगे तो इनका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, मतलब इनकी डायनेस्टी एंड हो गई। However, in the 9th century, Vijayalaya, who belonged to the Cholas family, captured the Kaveri Delta area from the Mutharayar family, a minor family who were feudatories of the Pallavas and re-established Chola rule। ठीक है, तो यहाँ पे however 9th century में विजयालया, तो 9th सेंचुरी में विजयालया ने चोला, जो कि चोला फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया, जो कि जहाँ पे एक छोटी फैमिली रहती थी। ठीक है, जो कि छोटी फैमिली का एरिया था जो थी पल्लवास की। ठीक है, एंड री एस्टेब्लिश चोला रूल, और वहाँ से फिर उसने फिर से चोला रूल्स को री एस्टेब्लिश किया। ही कैप्चर्ड थंजावुर एंड मेड इट इट्स कैपिटल। उसने थंजावुर को कैप्चर करके उसको अपनी कैपिटल बनाया। एंड विजयालया सक्सेसर्स कंक्वायर्ड मोर एरिया एंड एक्सपेंडेड द चोला एम्पायर। फिर उनके जो बेटे थे उन्होंने और अपने एरिया को एक्सपैंड करके
चोला एम्पायर बढ़ाया। दे रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 सेंचुरी, उन्होंने कम से कम 400 सालों तक इंडिया पे राज किया। एंड राजा फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र आर द टू मेन किंग्स एंड whom द चोला एम्पायर एक्सपेंडेड एंड प्रॉस्पर्ड। तो राजा वन और उनके जो बेटे थे राजेंद्र, ये दो मेन राजा ऐसे थे जिन्होंने चोला एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दी। देन वी हैव राजा राव वन AD 985 to 1014। राजा वन केम टू द थ्रोन इन 985, वो राजा बने कब 985 में। एंड ही डिफीटेड द पांड्याज एंड चौलक्याज एंड चेराज फॉर टेरिशियल गेन्स, तो उन्होंने पांड्याज को भी हराया, चौलक्याज को भी हराया और चेराज को भी हराया। ही हैड अ पावरफुल नेवी विच ही यूज टू कन्क्वायर पार्ट ऑफ नदर्न श्रीलंका, ठीक है, तो उसकी नेवी जो थी वो काफ़ी पावरफुल थी, तो श्रीलंका पे भी उसने कंट्रोल लिया। ओवर द मालदीव्स पर भी लिया। एंड ही बिल्ड द ब्यूटिफुल बृहदेश्वरा और राजा राजेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर इन तमिलनाडु इन AD 1010, ठीक है, तो इन्होंने अच्छे मालदीव्स तक अपने आप को एक्सपेंड किया और बहुत सुंदर सुंदर 2 मंदिर बनवाए तंजावुर में, जिसमें राजा राजेश्वरा और तमिलनाडु में इन बृहदेश्वरा बनाया और राजा राजेश्वरा टेम्पल इन्होंने बनवाए। द नेक्स्ट वी हैव इज राजेंद्र चोला AD 1044। Rajendra Chola was the son and successor of Raja I and who came to the throne after his death of his father। तो राजेंद्र जो थे राजा वन के बेटे थे और ये आए उनकी डेथ के बाद रूल में आए। ही फर्दर कंसोलिडेटेड एंड एक्सपेंडेड द चोला एम्पायर, उन्होंने और ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया बाय कंप्लीटिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड हैड बीन स्टार्टेड बाय हिज फादर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका तक अपने आप को बढ़ाया। ही डिफीटेड महिपाला द रूलर ऑफ बंगाल आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर गंगा को क्रॉस करके, और उन्होंने बंगाल को भी जीता। आफ्टर हिज दिस विक्ट्री ही अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा, ठीक है, तो इस विक्ट्री इस जीत के बाद उनको गंगई कोंडा के नाम से जाना गया। विच मीन द कॉन्क्वेरर ऑफ गंगा, यानी जिसका मतलब है गंगा का कॉन्क्वेरर राजा। राजेंद्र चोला ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल सिटी गंगई कोंडा चोलापुरम नियर तंजावुर, तो इनके नाम से एक नई कैपिटल भी बनाई गई, ठीक है। ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल, तो इन्होंने नई कैपिटल भी बनाई जिसका नाम था गंगई कोंडा चोलापुरम तंजावुर के पास में। यूजिंग हीज नेवल स्ट्रेंथ राजेंद्र चोला एक्सपेंड हीज एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया में भी ये गए। द किंग ऑफ श्रीविजया दैट इज मलाया सुमत्रा एंड जावा डिड नॉट अलाउ चोला शिप्स एंड देयर मर्चेंट्स टू सेल थ्रू द मलक्का स्ट्रेट्स टू चाइना एंड द मलाया पेनिनसुला, ठीक है, तो ये जो राजा थे मलाया सुमत्रा और जावा, ये चोला शिप्स को इधर नहीं आने देते थे, अपने एरिया में नहीं आने देते थे मलाया पेनिनसुला के पास। एंड राजेंद्र चोला वॉज एबल to defeat the ruler of the Srivijaya Empire and restore the trading relation of the Chola Empire in South East Asia and China। और वो जो राजेंद्र चोला थे वो काफ़ी एबल थे इन सबको हराने में। Then economy, in addition to land tax, the Cholas collected taxes on the trades and profession, तो trade और profession पे वो tax collect करते थे। There were also taxes on various activities such as thatching the house, use of the ladder to climb palm trees and on the transfer of property from one generation to the other। तो इनके जो टैक्सेस होते थे इसमें कई एक्टिविटीज़ थे, लाइक थैचिंग ऑफ हाउस को थैच करना है ना, और लेडर, यूज़ ऑफ लेडर टू क्लिम पाम ट्रीज पे सीढ़ी लगा कर चढ़ोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन प्रॉपर्टी जाएगी तो भी उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंशन टैक्सेस वर कड़ामाई विच वॉज लैंड टैक्स एंड वेट्टी, ठीक है, तो ये जो इनका जो ज़्यादातर जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कड़ामाई जो कि लैंड टैक्स होता है और वेट्टी से होता था, विच वॉज टेकन नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो वेट्टी जो इनका टैक्स था ना और कड़ामाई था, ये क्या, ये पैसा नहीं लेते थे, उसमें लेते थे लेबर लेते थे, फोर्स्ड लेबर लेते थे, ठीक है। देन agrarian expansion, land used for cultivation was increased under the Chola administration and this was mainly due to the two developments। तो चोलाज ने अपने लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपैंड किया और ये दो रीज़न से हुआ, क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड इरिगेशन ऑफ ड्राई बैरन लैंड, तो इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को क्लियर किया और जो सूखी लैंड थी उसको वो किया,
ऑफ ड्राई बैरन लैंड, जो सूखी बंजर ज़मीन थी उसको साफ करके इन्होंने फॉरेस्ट के लिए किया, उसके क्रॉपिंग के लिए। एम्बैंकमेंट वर बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कनाल्स वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द फील्ड्स। और एम्बैंकमेंट क्या, मतलब कनाल्स को, और उन्होंने क्या किया, इस तरह से अरेंजमेंट किया कि खेतों तक पानी आ पाए। वेल्स एंड डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड एट सम मेंटेनिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन हेल्प्ड ऑब्टेन रिच लैंड रेवेन्यू। तो इस तरह से इन्होंने फार्मिंग पे भी अच्छा ध्यान दिया। देन वी हैव कीवर्ड्स, Palas, an important and powerful dynasty in eastern India, and Rashtrakutas, a powerful dynasty of the Deccan region. Then we have points to know. The Samantas were warrior chiefs who were expected to provide military support to the king during times of war. Some of the important dynasties of the early medieval period were that of the Palas, Gurjar and Pratiharas, Rashtrakuta and Cholas. The term Rajput is applied to a group of warriors who claimed to belong to the Kshatriya caste. The Pala were an important kingdom in eastern India. Gopala was its founder. The Gurjara Pratihara were an important kingdom in western India and parts of the upper Gangetic valley. Harichandra was its founder. The Rashtrakuta were an important kingdom in the Deccan region and Danti Durga was its founder. These three kingdoms of the Palas, the Gurjara Pratihara and the Rashtrakutas were engaged in the tripartite struggle, which was a struggle for the control of Kannauj. Sultan Muhammad was the ruler of Ghazni from AD 1997 from 1030 between AD 1000 to 1027. He invaded India 17 times. Two battles at Tarain were fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan defeat. The second battle marked the beginning of the Turkish rule in Delhi Sultanate. Then we have Vijayalaya re-established Chola rule in medieval India, and the Brihadiswara temple at Thanjavur was built by Raja Chola in 1010. The Cholas collected taxes on various activities. The most frequently mentioned taxes were Kadamai and Vetti. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.